नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 2G मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में विपक्षी सदस्यों ने 2G मामले में नए घटनाक्रम के संदर्भ में वित्त सचिव को तलब करने की मांग की है। सीपीएम के सदस्य सीताराम येचुरी ने 2G मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के नोट का मामला उठाया। भाजपा के सदस्य एस अहलूवालिया ने इस मामले पर आज वित्त सचिव को समिति के सामने तलब करने की मांग की। हालांकि जेपीसी अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा कि इतने कम समय में वित्त सचिव को पेशी के लिए कहना मुश्किल है। विपक्षी सदस्य इस मामले पर सरकार की ओर से सफाई चाह रहे थे। जेपीसी की ये बैठक पूर्व दूरसंचार सचिव नृपेंद्र मिश्र से साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए बुलाई गई थी। वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में आरोपी सुधींद्र कुलकर्णी आज दिल्ली की 30 हजारी अदालत के सामने उपस्थित हुए। कुलकर्णी ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी प्रस्तुत की है। कुलकर्णी को पहले भी अदालत ने तलब किया था, लेकिन विदेश में रहने के कारण वे अदालत के सामने पेश नहीं हो पाए थे। मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राज्यसभा सांसद और पूर्व सपा महासचिव अमर सिंह और पूर्व भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते तथा महावीर भगोरा सहित 5 व्यक्तियों को पहले ही हिरासत में ले लिया है। अदालत आज ही मामले में गिरफ्तार और राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व सपा नेता अमर सिंह की इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति संबंधी याचिका पर भी विचार कर रहा है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज मीडिया से आग्रह किया कि वो सरकार में मतभेद से संबंधित खबरों पर अटकलों से बचें। वे राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एंटनी ने 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच मतभेद के बारे में मीडिया में आई खबरों के संदर्भ में ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करेगी, लेकिन कोई भी कदम जांच के बाद ही उठाया जा सकता है। अलग तेलंगाना की मांग के समर्थन में 48 घंटे के रेल रोको आंदोलन के 2 दिन बाद तेलंगाना संयुक्त कार्यवाही समिति ने आज से फिर कई विरोध कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके तहत हैदराबाद बंद के अलावा रेल रोको आंदोलन का एक और चरण चलाने का ऐलान किया गया है। हैदराबाद में 28 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी भी आज से तेलंगाना के समर्थन में आ गए और उन्होंने आज रैलियां निकालने की घोषणा की है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने आज कहा कि सरकार प्याज की कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थिति की समीक्षा कर रही है। दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन की 45वीं वार्षिक बैठक में उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें अभी भी काबू में हैं और एनसीसीएफ और नेफेड के सेंटरों पर भी उचित कीमतों पर प्याज उपलब्ध है। आज से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को टेली मार्केटिंग कंपनियों से आने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। दरअसल दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की सिफारिश पर टेलीकॉम कंपनियां अनचाहे कॉल्स और एसएमएस पर आज से रोक लगा रही हैं। इसके साथ साथ ट्राई की वो भी सिफारिश आज से अमल में आ जाएगी, जिसके तहत एक सिम से एक दिन में 100 एसएमएस ही भेजे जा सकेंगे। अपनी 2 दिनों की जम्मू कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में राज्य के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राज्य के विकास को गति देने संबंधी योजनाओं पर विचार किया। इससे पहले राहुल गांधी ने डल झील के सब्जी विक्रेताओं से भी मुलाकात की। आज ही राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी कार्यक्रम है। वहां वे पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जम्मू में युवाओं से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। वे कल करगिल भी गए थे, जहां उन्होंने युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। रुख करते हैं शेयर बाजार की तरफ। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 473 अंकों की बढ़त के साथ 16,524 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 136 अंकों की बढ़त के साथ 4,971 के स्तर पर बंद हुआ। सारे क्षेत्रों के शेयरों में बढ़त देखी गई। रियल्टी, आईटी, तेल, गैस और उपभोक्ता वस्तुओं के शेयरों में 2 से 4% तक की बढ़त देखी गई। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज शाम नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे फ्रैंकफर्ट होते हुए स्वदेश पहुंच रहे हैं। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया। महासभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में टकराव के रास्ते को छोड़कर आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने ईरान, दक्षिण सूडान, नेपाल, श्रीलंका और जापान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। कल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन भी था। डॉक्टर सिंह ने अपने विशेष विमान में केक काटा और जन्मदिन मनाया।
चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा है कि बीजिंग में चल रहे प्रथम भारत चीन सामरिक आर्थिक वार्ता के सकारात्मक नतीजे आए हैं। ये बात एक दिन की बातचीत के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात में कही गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों के बीच निवेश, बुनियादी ढांचा निर्माण, उच्च तकनीक, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर सहयोग और आर्थिक स्थिति तथा नीतियों पर बातचीत हुई। वेन जियाबाओ ने उम्मीद जताई कि बातचीत से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया की अगुवाई में चीन के दौरे पर है। रेलवे, तेज रफ्तार ट्रेनों, जल और ऊर्जा जैसे अनेक विषयों पर इनकी बातचीत वहां के विभिन्न समूहों के साथ हो रही है। चीनी पक्ष ने आईटी और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत की क्षमता पर भी बातचीत की और निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की भी बात हुई। सामरिक वार्ता की पूरी रणनीति पिछले साल वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से हुई उनकी बातचीत के बाद सामने आई थी। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने का दृढ़ रुख रखने वाले देश इसका सामना करने में चयनात्मक रवैया नहीं अपना सकते और इसे मिलजुल कर एक साथ निपटना होगा। विदेश मंत्री एस एम कृष्णा की मुलाकात न्यूयॉर्क के एक होटल में आयोजित एक प्रीति भोज में अपनी समकक्ष पाकिस्तानी समकक्ष हिना रब्बानी खर से हुई। एस एम कृष्णा ने इस मुलाकात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी मुलाकात पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सामान्य करने में बेहद कारगर साबित होगी। और रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अहमद तमीम प्रदर्शनकारी और हम यहां पर प्रोफेसर रब्बानी हत्या की निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि प्रोफेसर रब्बानी हत्या के मामले की जांच की जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले की जांच करनी चाहिए। अमरुल्लाह सालेह विरोध प्रदर्शन आयोजनकर्ता अफगान लोगों के नेताओं के द्वारा तालिबान के साथ बातचीत से वास्तव में अफगान संकट और भी गहरा जाएगा, जिससे लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि सरकार शहीदों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। फिलीपींस में सबसे बड़े द्वीप लुजोन में भीषण तूफान निसात के पहुंचने के साथ ही देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 7 लोगों के मरने और व्यापक स्तर पर नुकसान की खबर है। तूफान के चलते यहां से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। तूफान के कारण 170 किलोमीटर रफ्तार की तेज हवाएं चल रही हैं और भारी वर्षा के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। साथ ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने उत्तरी फिलीपींस में सार्वजनिक प्रतिष्ठान, स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। 18 सितंबर को सिक्किम में आए भूकंप के बाद अब वहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राज्य के अधिकांश इलाकों में सड़क संपर्क बहाल हो चुका है। हालांकि उत्तरी सिक्किम के कुछ इलाके अभी भी कटे हुए हैं। चुंगथांग भी इन्हीं इलाकों में शामिल है और यहां से लोगों को हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला जा रहा है। और अब खबर खेल के मैदान से। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अजरबैजान के बाकू शहर में चल रही है। आज 52 और 56 किलोग्राम वर्ग के दौर के मुकाबले खेले जाएंगे। 52 किलोग्राम वर्ग में भारत के सुरंजॉय सिंह अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं 56 किलोग्राम वर्ग में अखिल कुमार पहले दौर के मुकाबले में अपनी चुनौती पेश करेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन कल भारत की शुरुआत अच्छी रही। किशोर मुक्केबाज एल देवेंद्र सिंह ने 49 किलोग्राम वर्ग में आसान जीत दर्ज करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। देवेंद्रो ने किर्गिस्तान के नजारलीव एसिलबेक को 14-8 से हराया। उनका अगला मुकाबला मैक्सिको के जोसलिट वेलाजेक से होगा। राजधानी में ऑटिज्म पर 15वें वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने कहा कि ऑटिज्म से संबंधित अनुसंधान के लिए सरकार की तरफ से और सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने स्वलीनता के प्रति लोगों के बीच जागृति निर्माण करने की दृष्टि से तमाम कदम उठाए जाने की बात कही। पश्चिम बंगाल में आज हजारों लोगों ने पूर्वजों को तर्पण के लिए महालया पर्व के अवसर पर पारंपरिक विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना किया। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के अवसर पर और दुर्गा पूजा की शुरुआत के मौके पर लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान भी किया। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।